इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जो प्रेग्नेंट होती है और कई सारे डॉक्टर्स मिलकर उसकी डिलीवरी कर रहे थे। कई घंटों तक चलने वाले इस प्रोसेस में उसके पेट से एक बच्चा तो निकलता है, लेकिन वो पूरी तरीके से एक लार्वा जैसा था। कुछ ही सेकंड्स में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो उसके पेट में एक और बच्चा था। अच्छी बात होती है कि वो एकदम नॉर्मल और बाकी बच्चों जैसा था, इसलिए उस बच्चे को निकाल दिया गया। पर अफसोस वो सारे लोग उसकी मदर को नहीं बचा पाए क्योंकि वो बहुत दर्द में थी। उसकी तो वहीं पर मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर उस बच्चे की मदर जिस कंपनी में काम करती थी, उसके बॉस ने उसके ही बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। उस बच्चे का नाम मार्टिन रखा जाता है और बॉस उसे काफी अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था। अब कुछ दिनों बाद जब उनका बॉस अपनी मीटिंग में सभी से बातें कर रहा होता है तो उनकी असिस्टेंट मार्टिन के बारे में उन्हें कुछ बताती है। उसने तो बॉस से कहा कि आपने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया है वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है, यानी कि नॉर्मल बच्चों के ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ 10 गुना ज्यादा है। और तो और उसका दिमागी विकास और शारीरिक विकास दोनों तेजी से बढ़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात थी, लेकिन बॉस तो ये सारी चीजों को मार्टिन का टैलेंट समझता है, यानी कि वो एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है जिसके अंदर ये एबिलिटी पहले से ही थी। यहाँ पर हमें मार्टिन को दिखाया गया जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होता है। वो भले ही 1 साल का होता है, लेकिन उसका शरीर 5 से 10 साल के बच्चे जैसा दिखाई दे रहा था। मार्टिन इतना ज्यादा समझदार हो चुका था कि लेबोरेटरी में मौजूद सारी चीजों का उसे ज्ञान होता है। उसने तो उतनी कम उम्र में ही इंसेक्ट से बात करने का एक डिवाइस बना लिया था, यानी जो इन्वेंशन इंसान नहीं कर पाया वो 1 साल के बच्चे ने कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्टिन कितना ज्यादा समझदार है और उसका IQ लेवल कितना ज्यादा है। मार्टिन को उस कंपनी का बॉस एक लेबोरेटरी के अंदर ही रखता था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए कुछ समय के लिए उसे इसी लेबोरेटरी में ही रहना पड़ता था। लेकिन मार्टिन ने हैकिंग भी सीख ली थी, जिससे कि वो सारे लॉक डोर के पासवर्ड को ऑन कर लेता है और दूसरे जोन में जाने लगता है। मार्टिन को एक कुत्ता दिखाई दिया जिसके साथ वो बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाता है। दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे और एक दूसरे से सारी बातें किया करते थे। मार्टिन के पास जो डिवाइस होता है वो उससे उस कुत्ते की भाषा समझ सकता था। अब एक दिन मार्टिन को जब खाना मिलता है तो वो कुछ खाना अपने कुत्ते के लिए बचा कर लाने वाला था, पर जब वो उस पिंजड़े के पास आता है तो वो कुत्ता मौजूद ही नहीं होता। मार्टिन उस कुत्ते को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। वो एक रेस्टोरेंट एरिया में चला जाता है जहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। मार्टिन ने तो मिरर के थ्रू देखा कि कई सारे वैज्ञानिक उस कुत्ते को एक मशीन के अंदर लेकर जा रहे हैं। ये एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर सारे वैज्ञानिक टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज कर रहे थे। एक चैम्बर में डाल दिया जाएगा तो टेलीपोर्ट होकर वो दूसरे चैम्बर में चला जाएगा। इसी का एक्सपेरिमेंट वो उस कुत्ते के ऊपर करते हैं। एक चैम्बर में डालकर जैसे वो सारा प्रोसेस ऑन कर रहे थे तो वो दूसरे चैम्बर में चला तो जाता है, लेकिन उस कुत्ते की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर एकदम से एग्रेसिव हो चुका था, जो अब सीधा उस वैज्ञानिक के हाथों को काटने लगता है। मार्टिन अपने कुत्ते को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा, पर अफसोस की बात यह होती है कि आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण उस कुत्ते को मारना पड़ा। बॉस तुरंत ही आकर मार्टिन को गले लगाता है और कहता है कि तुम्हें इस सच्चाई के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक तुम्हारा समय नहीं आया है। अब धीरे धीरे इसी तरीके से कई और साल बीत जाते हैं। अब मार्टिन यहाँ पर 5 साल का हो चुका था, पर एज यूजुअल उसका शरीर किसी 20 से 25 साल के आदमी का लग रहा होता है। बॉस और उसके एम्प्लॉइज ने तो मार्टिन का बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब कंपनी के बॉस जो मार्टिन को अपना खुद का बेटा मानते थे, वो उसे एक अपार्टमेंट में लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब लेबोरेटरी में रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम अब आजाद रहोगे और ये तुम्हारा अपार्टमेंट है। मार्टिन इस बात से बहुत खुश हो गया और वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। बॉस ने तो ये भी कहा कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब भी दूंगा जो एक वैज्ञानिक की होगी। बॉस तो अब तुरंत ही मार्टिन को अपने उस लेबोरेटरी में लेकर चले जाते हैं जहां पर टेलीपोर्टेशन मशीन रखी गई थी। अब उस मशीन के अंदर वो सबसे पहले मार्टिन को एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। एक चैम्बर में उन्होंने एप्पल रख दिया और पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। वो एप्पल एकदम एटॉमिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर दूसरे चैम्बर में ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था। यानी कि अभी भी इस टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर कुछ न कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट्स को चेंज ना करे और आगे चलकर इंसान यानी कि जीवित वस्तु भी इसके अंदर से टेलीपोर्ट हो सके। अब यहाँ कंपनी के बॉस ने मार्टिन के फादर यानी कि सेथ के बारे में बताया। दरअसल मार्टिन के फादर सेथ बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही ये टेलीपोर्टेशन कॉन्सेप्ट सामने लाया था। हालांकि वो इसमें मौजूद इशू को सॉल्व नहीं कर पाए, पर उनके इन्वेंशंस का कोई जवाब ही नहीं था। इसीलिए बॉस मार्टिन को ये कहता है कि तुम इस पूरे टेलीपोर्टेशन मशीन को एनालाइज करो, तुम्हें अगर जो भी चेंजेस करने हैं इसके अंदर परफॉर्म कर दो, जिससे कि ये टेलीपोर्टेशन मशीन प्रॉपर चलने लगे। मार्टिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है अपने फादर का नाम सुन के और वो अपने फादर से रिलेटेड सारी डीवीडीज देखने लगा। साइड बाय साइड वो मशीन के एल्गोरिथम और इसके पूरे वर्किंग प्रोसेस का ध्यान रखता है। उसे जहां भी लग रहा था कि इसकी कोडिंग को चेंज करना चाहिए तो वो उसके अंदर चेंजेस भी कर देता। और अब यहाँ पर कई दिनों की मेहनत के बाद मार्टिन उस टेलीपोर्टेशन मशीन की टेस्टिंग करता है। उसने तो एक चैम्बर के अंदर टेलीफोन डिवाइस रख दिया और ऑन करते ही जब वो टेलीपोर्ट होता है दूसरे चैम्बर में तो वो टेलीफोन डिवाइस एकदम परफेक्ट था। यानी कि एक इशू तो मार्टिन ने सॉल्व कर दी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना है। इस बारे में वो बहुत ज्यादा खुश
खुश होकर अपने हायर अथॉरिटी यानी कि बॉस को भी बोल देता है। अब उसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना था लिविंग थिंग्स पर, यानी कि जानवरों के ऊपर और एट द एंड इंसानों पर। मार्टिन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो इसे एकदम परफेक्टली करना चाहता था, इसीलिए वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता और इस एक्सपेरिमेंट पे पूरा लगा देता है। अब मार्टिन काम के दौरान अपने ही डिपार्टमेंट में काम करने वाली बेथ नाम की एक लड़की से मिलता है। मार्टिन और बेथ की पसंद एकदम सिमिलर होने के कारण दोनों की अब अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। धीरे धीरे वो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। मार्टिन ने तो यहाँ पर बेथ को साफ साफ बता दिया था कि मैं 5 साल का हूँ, मैं तो कभी भी सोता नहीं और मुझे नींद नहीं आती। बेथ तो यहाँ पर मार्टिन की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्टिन उसे हंसाने के लिए ये चीज कर रहा है। लेकिन अब हमें पता चला कि पहली बार मार्टिन कुछ घंटों के लिए सोया था और ये अनजान चीजें तब से स्टार्ट हुई है जब वो बेथ से मिला था। एक डॉक्टर यहाँ पर अब मार्टिन को इंजेक्शन लगा रही होती है, तो अभी अचानक वो नीडल उसके बॉडी में ही फंस गई और उसका काफी सारा ब्लड निकल जाता है। इस बात से मार्टिन काफी गुस्सा हो गया और वहां से इंजेक्शन लिए बिना ही चला जाता है। अब मार्टिन यहाँ पर बेथ को अपनी रिसर्च लेबोरेटरी दिखाने के लिए उसके एक कैक्टस को लेकर आ गया था। मार्टिन को तो अपनी टेलीपोर्टेशन मशीन दिखानी थी जो उसने इतनी टाइम लगाकर बनाया है। अब मार्टिन यहाँ पर बेथ को समझाता है कि मैं इस चैम्बर में अगर कोई चीज रखूंगा तो वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी चैम्बर में चली जाएगी। इस बात को प्रूव करने के लिए मार्टिन बेथ का वही कैक्टस वाला पौधा लेता है, चैम्बर में रखकर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय बाद दूसरे चैम्बर में वो पौधा आ तो गया था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ही एकदम से चेंज हो गया। इस बात के लिए मार्टिन बेथ से बहुत माफी मांगता है, लेकिन उसके सामने अब एक बहुत ही बड़ा सवाल था कि आखिर लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट किया जा सकता है कि नहीं। मार्टिन और बेथ तो एक दूसरे से अब बहुत सारी बातें करते थे। एक दिन मार्टिन और बेथ निकल पड़ते हैं एक डांसिंग पार्टी के अंदर। दोनों वहां काफी मजे कर रहे थे और हर एक मोमेंट एंजॉय करते हैं। दरअसल ये डांसिंग एरिया उनकी कंपनी में ही था और उस कंपनी से रिलेटेड एक छोटा सा अपार्टमेंट होता है जहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जब मार्टिन उस जगह पर जाकर देख रहा था तो उसे दिखाई देता है वही कुत्ता जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उस कुत्ते को अभी भी रखा गया होता है ताकि आगे चलकर उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट की जा सके। मार्टिन ये चीज देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि उस कुत्ते की हालत बहुत बेकार थी। उसे तो कुत्ते की हालत देखकर बहुत दया आने लगी, इसीलिए मार्टिन अब बिना कुछ सोचे समझे उस कुत्ते के पास चला जाता है। शुरुआत में तो वो कुत्ता मार्टिन के ऊपर भौंकने लगा था, लेकिन जब मार्टिन उसे शांत कराता है तो शायद वो कुत्ता भी उसे पहचान गया। उस डॉग की जिंदगी किसी हेल से कम नहीं थी। मार्टिन अब इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बेथ से भी नाराज रहता है, क्योंकि बेथ को भी इस बारे में पता था, फिर भी उसने मार्टिन को कुछ नहीं बताया। दोनों में काफी ज्यादा बातें हुई और मार्टिन वहां से तुरंत ही अपनी लेबोरेटरी में चला जाता है। यहाँ मार्टिन तो लगातार अब अपने फादर द्वारा लिखी गए सारे रिपोर्ट्स को पढ़ने लगा था, जिसमें लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करने की विधि लिखी होती है। उसमें साफ साफ मेंशन था कि अगर इस टेलीपोर्टेशन मशीन में लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करना है तो सबसे पहले उस लिविंग थिंग को स्कैन करना पड़ेगा। उसके डीएनए और एटॉमिक स्ट्रक्चर सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, तब जाकर जो टेलीपोर्टेशन होगा उसमें लिविंग थिंग एकदम सुरक्षित रह सकता था। मार्टिन को ये एकदम करेक्टली पता चल जाता है। वो तो और भी ज्यादा डीपली रिसर्च करने लगा इन सारी चीजों के ऊपर। मार्टिन को तो ये भी पता चलता है कि वो जिस तरीके से बाकी बच्चों और बाकी इंसानों की तरह नॉर्मल नहीं है, पर अगर उससे नॉर्मल होना है तो किसी दूसरे इंसान के साथ इस टेलीपोर्टेशन मशीन से टेलीपोर्ट होना पड़ेगा, जिसके बाद मार्टिन भी एकदम बाकी इंसानों की तरह साधारण हो जाएगा। मार्टिन अभी इस बारे में नहीं सोचता। अब हमें दिखाया गया कि कुछ दिनों बाद मार्टिन बेथ से सॉरी बोलकर उसे अपने लेबोरेटरी में बुलाता है। मार्टिन बेथ से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था, जिसे कि मार्टिन ने ले लिया और बताया कि इस बार कुछ नहीं होगा। बेथ बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि ये बिल्ली उसके दिल के पास होती है, लेकिन अब मार्टिन ने बिना कुछ सोचे समझे मशीन के अंदर इस बिल्ली को डाल दिया। पर थोड़ी ही देर में मैजिक होता है, क्योंकि टेलीपोर्ट होने के बावजूद भी उस बिल्ली को कुछ नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही रहती है। यानी कि अब मार्टिन का लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करने वाला वो मिशन एकदम कंप्लीट हो चुका है। बेथ भी यहाँ पर मार्टिन से काफी इंप्रेस हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। अब यहाँ बेथ एक रात गुजारने के बाद मार्टिन के हाथ पर लगे हुए उस इंजेक्शन के निशान को देखती है। वो निशान तो अब बहुत ही ज्यादा सड़ चुका था, जो एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में नहीं होता। मार्टिन भी बाद में वो नोटिस करता है, जिससे कि वो एकदम परेशान हो गया, क्योंकि इससे पहले मार्टिन को जो भी चोट लगती वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती, पर इस बार तो कुछ अलग ही हो रहा है। मार्टिन ने तो इन सारी चीजों को अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को भी दिखाया, और वो डॉक्टर्स तो सिंपली इतना बताते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वो जो तुम्हें चोट लगी है कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन मार्टिन को पता था कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब डॉक्टर्स पता नहीं क्यों बेथ को बोल देते हैं कि तुम मार्टिन से कभी मत मिलना। बेथ का तो ट्रांसफर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में करा दिया गया था, जिसकी वजह से मार्टिन अब अकेला हो जाता है। वो बेथ को कॉल लगाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सिग्नल्स मिलते ही नहीं थे। पर आखिरकार मार्टिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, उसने कुछ तरीका लगाया और जल्द से जल्द बेथ से कनेक्ट कर लिया। दोनों जब बात करते हैं तो बेथ ने मार्टिन को बता दिया था कि अब हम नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शुरुआत से ही नजर रखी जा रही थी। तुम्हारे कमरे के अंदर
अंदर कैमरास लगाए गए थे जो हर एक मोमेंट की पिक्चर लेते हैं। मार्टिन इस बात से एकदम शॉक हो गया, इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जाकर चारों तरफ कैमरा ढूंढने लगता है। देखते ही देखते उससे कुछ कैमरास मिल भी गए थे जो उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। उसी कैमरा के सिग्नल को मार्टिन ने ट्रैक किया और कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। उसके अंदर जो लोग होते हैं वो तो मार्टिन को देखकर भागने लगे। मार्टिन को उन मॉनिटर्स के अंदर अपने पूरी बचपन की यादें दिखाई जा रही थी, यानी कि कैसे उसे एक टेस्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है इतने सालों से। उस मॉनिटर के अंदर तो मार्टिन के फादर को भी दिखाया जा रहा था। वो बहुत ही खतरनाक टाइप के क्रिएचर बनते जा रहे थे जो बोलते हैं कि मेरा डीएनए एक अजीब तरीके से बदल गया है। कुछ ही समय के अंदर वहां पर कंपनी का बॉस भी आ गया था जो मार्टिन को कहता है कि तुम्हें सच्चाई पता ही चल गई। मार्टिन डायरेक्टली बॉस के सामने जाकर बोलता है कि मैंने तो आपसे बहुत प्यार किया था और आपको अपना फादर माना था, फिर आपने ये चीजें क्यों की? तब जाकर वो बॉस मार्टिन को कहता है कि तुम एक क्रिएचर हो, भले ही तुम एक नॉर्मल इंसान के रूप में हो, लेकिन कुछ समय के अंदर तुम वो क्रिएचर में बदल ही जाओगे और ऐसा करने के बाद मैं तुम्हारी मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। यानी कि वो बॉस मार्टिन का सिर्फ यूज कर रहा था और कुछ नहीं। मार्टिन को जब ये हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चली तो वो सीधा वहां से भाग जाता है। यहाँ कंपनी का बॉस और उसके सारे मेंबर्स उसी टेलीपोर्टेशन मशीन के पास आ गए थे। बॉस ने तो सभी से कहा कि इस मशीन को चालू करो क्योंकि शायद मार्टिन ने इसे ठीक कर दिया है और इसमें से हम लिविंग बींग्स को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जब उनका एक ऑपरेटर मशीन को ऑन कर रहा था तो उसके अंदर एक मैजिक वर्ड चाहिए होता है। मैजिक वर्ड डालने के बाद ही वो टेलीपोर्टेशन मशीन काम करेगी और ये वर्ड तो सिर्फ मार्टिन को ही पता था। दूसरी तरफ मार्टिन सीधा बेथ के पास पहुंचता है। उसने तो बेथ को सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से उसका बॉस यूज कर रहा था और शुरुआत से ही वो उसके लिए एक टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। मार्टिन बहुत ज्यादा रोने लगा जिसकी वजह से बेथ उसे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बेथ को जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके हिसाब से मार्टिन को लेकर सीधा एक प्लेस की तरफ चली गई थी। ये उस आदमी का घर होता है जो मार्टिन की मदर यानी कि वेरोनिका से प्यार किया करता था, पर मार्टिन के फादर जो अपनी इन्वेंशन के कारण एक इंसेक्ट बन चुके थे उन्होंने इस आदमी के ऊपर हमला किया था। उसने जब मार्टिन को देखा तो वो शॉक रह गया क्योंकि उसे बताया गया होता है कि उसकी मदर के साथ मार्टिन भी मारा गया। यहाँ पर तो मार्टिन का चेहरा उसी खतरनाक क्रिएचर जैसा बनने लगा था। वो बेन से कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो, पर बेन शायद मदद के मूड में नहीं था। बेन जब यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगी तब जाकर वो आदमी मानता है। उसने दोनों को घर में बुलाया और एक सच्चाई बताई। उसने दोनों को घर में बुलाया और ये कहा कि तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर मार्टिन वापस से नॉर्मल होना चाहता है तो उसे खुद को किसी नॉर्मल इंसान के साथ टेलीपोर्ट करना ही होगा। ये चीजें तो मार्टिन ने पहले भी अपने फादर की रिपोर्ट्स में देखी थी, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये प्रोसेस सच में असरदार है। बेन ने तो उन दोनों को अपनी कार दे दी थी और यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। अब बेथ मार्टिन को कार में लेकर आगे बढ़ती है, पर काफी रात होने की वजह से वो एक होटल में रुक रहे थे। उस होटल का आदमी उससे सब कुछ बताता तो है, लेकिन अब टीवी पर एडवर्टाइजमेंट चलने लगा उन दोनों की, जिसमें दोनों को एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था और जो भी उन दोनों को ढूंढेगा उसे काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। मार्टिन और बेथ को ढूंढने के लिए उसी बॉस ने ही कहा था। बॉस को पता होता है कि अगर वो मार्टिन को नहीं ढूंढेंगे तो वो कंप्यूटर का मैजिक वर्ड नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अगर वो सभी उस मैजिक वर्ड की जगह पर कुछ गलत वर्ड डाले तो मार्टिन ने पहले से ही प्रोग्रामिंग की थी कि अगर ऐसा कभी होगा तो सिस्टम में एक वायरस घुस जाएगा जिसके बाद कोई भी उस मशीन को यूज नहीं कर सकता। इसी वजह से मार्टिन का होना बहुत जरूरी है। मार्टिन जिसकी हालत खराब होती जा रही थी और वो तो बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। एक रात तो वो डर के मारे वहां से भागने लगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से बेथ को कोई परेशानी हो। लेकिन बेथ मार्टिन को पकड़ कर लेकर आती है और उसे गले लगाकर सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुम्हारी हर कंडीशन में मदद करूंगी, हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेंगे। वो दोनों फिलहाल के लिए होटल के रूम में तो आ जाते हैं, लेकिन अब आधी रात को जब बेथ उठ रही थी तो मार्टिन चेयर पर बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर एकदम बदल चुका होता है। यहाँ मार्टिन फिर से बेथ को कहता है कि तुम चले जाओ, मैं जिस हालत में हूँ तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। बेथ को अब सच में ऐसा लगने लगा था, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पर उसने मार्टिन की भलाई के लिए ही बॉस को कॉल करके उसकी लोकेशन बता दी थी। सुबह होने पर कई सारे वैज्ञानिक यहाँ मार्टिन को पकड़ने के लिए आते हैं, पर मार्टिन के बॉडी में जो चेंजेस हुए थे उसकी वजह से वो एक ककून में बदल गया था। चारों तरफ उसकी एक शेल बन चुका होता है जैसे कि कोई इंसेक्ट हो। मार्टिन को जल्द से जल्द लेबोरेटरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। मार्टिन से पूछा भी जाता है उस मैजिक वर्ड के बारे में, पर वो उनसे ऑब्वियसली कुछ नहीं बताता। कंपनी का बॉस तो बेथ को भी अपने पास बुलाता है ताकि वो उससे कुछ पूछताछ कर सके। उसने तो बेथ से इस कंप्यूटर के पासवर्ड के बारे में पूछा जिसके बारे में बेथ को कुछ नहीं पता होता। इसी वजह से वो बॉस थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और बेथ को एक निगरानी में रखने लगा। अब थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर मार्टिन के ककून के पास जाती है कुछ देख रेख करने के लिए। उसे शायद कुछ सैंपल चाहिए थे, लेकिन जैसे ही वो उसे निडल घुसाने के लिए जाती है तो वो ककून अचानक से टूटने लगा था। बाद में पता चलता है कि मार्टिन तो एक अपग्रेडेड इंसेक्ट बनकर बाहर निकल रहा है और इसने तुरंत ही अपने नुकीले पंजों से उस डॉक्टर को जान से मार दिया। ये बातें अब बाकी सारे सोल्जर्स को पता चल चुकी थी, इसीलिए बॉस को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो उसने सबको कमांड दे दिया था कि जल्द से जल्द मार्टिन को ढूंढ कर लाओ, लेकिन उसे मारना नहीं है क्योंकि हमें उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट अभी भी करने हैं। मार्टिन इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि सामने आने वाले वो सभी को मारता जा रहा होता है और उसकी डायरेक्शन सीधा बॉस के पास थी, यानी कि उसके स्टेप फादर पर। चलते हुए मार्टिन को रास्ते में एक कुत्ता मिलता
मिलता है, लेकिन मार्टिन ने उसे कुछ नहीं किया क्योंकि शायद वो कुत्तों से प्यार करता था। थोड़ी देर में सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद पता चला कि मार्टिन बॉस के पास बढ़ रहा है, इसीलिए बॉस को बता दिया गया कि आपकी जान खतरे में है। तो होना क्या था, बॉस जिस चैम्बर में मौजूद होता है उसने कह दिया कि सारे दरवाजे को ऑटोमेटिकली बंद कर दो, जिससे मार्टिन उनके पास ना आ पाए। पर उन्हें क्या पता था कि मार्टिन अब एक इंसेक्ट है, वो दरवाजों से नहीं सीधा ऊपर की तरफ से आ जाता है। देखते ही देखते मार्टिन ने कई सारे लोगों को जान से मार दिया था। बॉस के वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो उसकी प्रोटेक्शन करते थे वो तो खुद की भी नहीं कर पाते, पर अब बॉस ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जान बचाना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसने गन निकाली और सीधा शूट करने के लिए आगे बढ़ने लगा मार्टिन को। पर वहाँ बेथ अभी भी मौजूद थी, जिसने कि मार्टिन को बचाने के लिए उसका गन छीनने की कोशिश की। बॉस का निशाना तो चूक जाता है, पर फिलहाल के लिए उसने बेथ को चोट पहुंचाकर दूर ढकेल दिया था। यहाँ मार्टिन बॉस के ऊपर हमला करने जैसे ही जा रहा था तो बॉस ने गन लेकर उसे शूट किया, जिससे मार्टिन काफी घायल हो जाता है। भले ही वो एक इंसेक्ट था, लेकिन गोलियां तो उसे भी असर करती थी और रिकवर होने में उसे कुछ घंटों का समय भी लगने वाला था। बॉस एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और गन लेकर आगे बढ़ने लगा उससे जान से मारने के लिए। तब तक मार्टिन रिकवर हो चुका था। मार्टिन ने अपने टेंटिकल की मदद से बॉस के गन को पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया, जिसके बाद मार्टिन अपने क्लॉज से बॉस को जकड़ लेता है। उसने एक टेंटिकल की मदद से कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड डाला, जो और कुछ नहीं बल्कि डैड होता है। मशीन को एक्टिवेट करके वो तो अब सीधा बॉस को लेकर चला गया एक टेलीपोर्टेशन चैम्बर के अंदर, यानी कि वो खुद को ठीक करने के लिए उसी प्रोसेस को दोहरा रहा है जो मार्टिन के फादर नहीं कर पाए थे। यानी खुद को ठीक करने के लिए एक चैम्बर में ऐसे इंसान को लेकर जाना जो एकदम नॉर्मल हो। मार्टिन बहुत ही बुरी तरीके से पकड़कर बॉस को एक चैम्बर में लेकर चले जाता है और बेथ को इशारा करता है इंटर वाला बटन दबाने के लिए। बेथ इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती और सीधा इंटर दबा देती है। चैम्बर बंद हो चुका था और वो पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद दूसरे चैम्बर का दरवाजा ओपन हुआ। उसके अंदर से तो एक बहुत ही स्लाइमी मटेरियल बाहर निकल रहा होता है जो दिखने में काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। बेथ जब वहां पर पहुंची तो मार्टिन एकदम सही सलामत होता है। मार्टिन को स्लाइमी मटेरियल से बाहर निकालने के बाद उसका चेहरा दिखाई देने लगा, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि मार्टिन एकदम सही सलामत है। और वहीं दूसरी तरफ बॉस एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुका था। ये सारी चीजें डीएनए चेंज की वजह से हुई हैं। जिस तरीके से टेलीपोर्टेशन होने के बाद बॉस के सारे डीएनए जो अच्छे हुआ करते थे वो मार्टिन के बॉडी से रिप्लेस हो गए और मार्टिन के इंसेक्ट वाले डीएनए उस बॉस के अंदर चले गए। यानी कि अब मार्टिन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। आगे चलकर वो एकदम साधारण इंसानों की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकता था, पर बॉस की हालत तो पहले से बदतर हो चली थी। मार्टिन ने बॉस को उसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर सबसे पहले उस घायल कुत्ते को रखा जाता था, जिसके ऊपर इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके काफी बुरा सलूक किया। पर अब बारी थी उस बॉस की। उसे भी सेम वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था जैसे कि कुत्ते को मिला होता है। शायद बॉस को अपनी पूरी जिंदगी ही इसी जगह पर काटनी पड़ेगी, यानी कि उसे अपने किए की सजा मिल ही गई और हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।